एंड ये रातों रात रेडिकलाइज नहीं हुई है, ये पिछले 30-40 साल से रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है। तो अगर आप लेट अस टॉक प्रैक्टिकल कि जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड आप नहीं लाओगे, ऐसे कैसे लीडरशिप में आप कैसे बिठा दोगे किसी को ऊपर? यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर ऑन ग्राउंड। उसके लिए अब ईरान दो गुटों में बढ़ चुका है, एक ऑर्थोडॉक्स शिया और एक लिबरल शिया। अब और आप ये समझें कि पिछले महीने जब प्रोटेस्टर्स 20-25 हजार प्रोटेस्टर्स मारे गए, कैसे मारे गए? ईरान ने इराक से, सीरिया से, लेबनान से, जो इनके हिजबुल्ला है, इनके जो आइसिस का एलिमेंट है, जो हुतीज है, इनको बुलाया और बोला कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसे मारो, क्योंकि आईआरजीसी को और भी ज्यादा टास्किंग थी। इट हैज लॉट ऑफ अदर टास्किंग ऑफ गार्डिंग द मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो देखिए, इतना आसान नहीं है कहना कि रातों रात तख्ता पलट हो जाएगा, लीडरशिप खत्म हो गई। भाई ग्राउंड पे कौन बैठा है नेगोशिएशन के लिए? नोबडी इज प्रेजेंट। अंडरस्टूड, आपके पास एयर सुपीरियोरिटी आज की तारीख में है, माना हमने, ठीक है, बट अभी तो उन्होंने खोरम शहर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इनके नेवल दस्ते पे अभी तक फायर ही नहीं की है। इट इज ओनली टारगेटिंग जहां पे इन्होंने पिछले महीने अपने यूएस बेसिस को खाली करके अपने सिपाहियों को होटलों के अंदर जो शिफ्ट किया था, वो होटलों को टारगेट किया जा रहा है, बताने के लिए कि दे आर अवेयर कि अमेरिकन ट्रूप्स आर स्टेशन्ड वेयर। दुबई में सीआईए का एक मेकशिफ्ट सेफ हाउस ऑफिस को आज टारगेट किया गया। तो जाहिर सी बात है कि केजीबी भी हेल्प कर रहा है, एमएसएस भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी अपनी मिसाइल्स दे रहा है। तो इट इज नॉट ओवर येट, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। और मैं आपको बता दूं कि अगर डिसाइसिवली बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आए तो ये लिबिया 2.0 बनेगा। यहां आपस में ऑर्थोडॉक्स शिया लिबरल शियास को मैसेकर करने वाले हैं। इफ यू डू नॉट हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, और लोग मारे जाएंगे, गुस्सा दूसरों पे निकाला जाएगा। वापस आ रहा हूं मेजर साहब, कर्नल जस्टिस सोदी एंड प्रोफेसर दीप्ति तरेजा। प्रोफेसर, कर्नल साहब आ रहा हूं आफ्टर दिस। प्रोफेसर, ईरान में लोग खुशियां मना रहे हैं, दुख भी है और खुशियां भी हैं। हमने देखा दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। भारत में शांति से सब कुछ लोगों, क्योंकि रिलीजियस लीडर है, 9:30 बजे भारत की CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी बुलाई गई है, बिकॉज वी हैव टू कीप आवर ओन इश्यूज एट बे। हमें वी हैव टू कीप आवर कंसर्न्स। कई शिया डोमिनेटेड पॉकेट्स हैं उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। विजुअल्स भी आए, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक, क्योंकि उनको पता है इंडिया हैज नथिंग टू डू विद। लेकिन हाउ आर यू सीइंग इट? बिल्कुल ऐश्वर्य, हाय मैम जी। ऐश्वर्य, देखिए, भारत हमेशा एक शांतिप्रिय देश रहा है और इस बात की हमें हालांकि एंटिसिपेशन थी नहीं थी, इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर राइट नाउ। लेकिन मुझे एक भारतीय होकर इस बात की बहुत खुशी है कि भारत की शिया जनता ने भी ये समझा कि हालांकि उनके लिए संवेदनशील टाइम है, लेकिन ये एक ग्राउंड पे अफरा तफरी मचाने का टाइम नहीं है, उससे अपनी ही इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका की हम बात करें, जो हमारे डिफरेंट पैनलिस्ट के डिफरेंट ओपिनियंस चल रहे हैं, अमेरिका आज तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया है, और जहां उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड किया भी है, अफगानिस्तान में उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड किया, उसके बावजूद भी दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल देयर। और आप कह रहे थे ऐश्वर्य कि बाकी कंट्रीज कहाँ हैं? बाकी कंट्रीज, देखिए, बाकी कंट्रीज इस समय जो वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक जो बढ़ रहा है, बाकी कंट्रीज को टैसिट सपोर्ट देने की जरूरत है, उनको ओपनली आने की जरूरत है ही नहीं। चाइना का जो अभी 10-15 दिन पहले जो कार्गो वहाँ पे शिप कार्गो प्लेन्स वहाँ लैंड हुए थे, वो आपको क्या लगता है वो क्या लेकर आए होंगे? वो डेफिनेटली चाइना के लिए, चाइना की तरफ से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आए थे ईरान के लिए, बिकॉज ईरान भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था। तो जिस तरीके का वहाँ पे रेडिकल गवर्नमेंट है, वेनेजुएला के साथ आप रेडिकल लोग हैं, वहाँ पे आप वेनेजुएला के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। इतना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन, दो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ ईरान, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने जहाँ जहाँ पे हस्तक्षेप किया
और हस्तक्षेप किया इकोनॉमिक कारणों से, चाहे आप उसको वॉर ऑन टेरर का नाम दे दें, चाहे आप उसको सदर्न स्पेयर का नाम आप 2025 में ट्रम्प 2 के रिजीम में आया, चाहे आप उसको अरब स्प्रिंग्स का नाम दे दें, वो वहीं हस्तक्षेप करता है जहां उसको रिसोर्सेज दिखते हैं, ऑयल दिखता है, गैस दिखता है और बहुत रिसेंटली रेयर अर्थ दिखता है। पॉइंट ये है ऐश्वर्य, उसके बाद क्या होता है इन देशों का? आईएसआईएस कैसे आया, हिजबुल्ला कैसे आया, हूती कैसे आए, आप अलकायदा उठा लीजिए, आप कुछ उठा लीजिए, इराक और लिबिया का आज की डेट में क्या हाल है, वहाँ के जो डिफरेंट, वहाँ पे कभी फ्लड आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है, तो मैं एक भारतीय होकर बहुत इस चीज़ के लिए गर्व भी महसूस कर रही हूँ कि भारत के शिया मुस्लिम ने ये बात समझी कि उपद्रव मचाने से आयतुल्ला खमीनी वापस तो नहीं आ जाएंगे, तो कम से कम अपनी इकोनॉमी को और 4 कदम पीछे ले जाने का समय नहीं है। और जैसे 10 बजे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ से अभी लौटेंगे और उनकी ये जो बैठक है उसमें बात की जाएगी कि वहाँ फंसे जो भारतीय हैं उनके लिए क्या कदम। बट कर्नल जेसी सोडी सर, कर्नल साहब, हाउ डू वी टैकल अमेरिका नाउ? अमेरिका से सामने कोई खड़ा भी कैसे होगा? ट्रंप एक इतनी लंबी लकीर खींच दे रहे हैं कि रूस की हिम्मत नहीं हो रही है सामने आके ईरान की मदद करने में। आयतुल्ला खुमैनी को उसी के घर में मार दिया जाता है और रूस चुप बैठा रहता है, एक कागज, एक प्रेस रिलीज आ जाती है, तो बाकियों की तो क्या बात है? कर्नल सोडी सर। जय हिंद ऐश्वर्या जी। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। शताब्दियों पहले 430 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, कमजोर सिर्फ देखते ही रहते हैं। उनकी बात आज भी सही और सटीक है। अमेरिका के पास आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है, कूटनीतिक दबाव है। पिछले साल 22 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल केन और पीट हेग्सेथ को बुलाया और बोला कि मेरे को एक मॉडर्न सेना चाहिए जहां पे मैं जो भी आदेश दूं उसका पूर्ण पालन हो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पिछले साल अमेरिका का डिफेंस बजट $800 बिलियन था। पीट हेग्सेथ ने बोला मेरे को $1 ट्रिलियन चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं $1 ट्रिलियन नहीं दूंगा, मैं $1.5 ट्रिलियन दूंगा, लेकिन उसके बाद जो मैं कहूंगा वह मेरी सेना करेगी। और इनको देखिए कितनी भारी सफलता पहले 3 जनवरी को मिली वेनेजुएला में, उसके बाद 28 फरवरी को मिली जब उन्होंने ईरान में इतनी बड़ी सफलता पाई है। जहां तक अमेरिका को रोकने की बात है, मैंने पिछले साल 31 अगस्त को एक लेख लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि अमेरिका, रूस और चीन ने अनौपचारिक तौर पे दुनिया को 3 भागों में बांट दिया है। ये तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के एक्शन में दखल नहीं देंगी। मेरी बात सही साबित हुई जब पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो जहां तक अमेरिका को रोकने की बात है, दोनों महाशक्तियां कुछ नहीं करेंगी, बाकी छोटे मोटे देश कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात अगवा किया, क्या किसी देश ने अमेरिका पे एक भी आर्थिक प्रतिबंध लगाया? किसी देश ने अमेरिका पे कड़ी निंदा तक नहीं की। हर देश के जो बयान है वो ल्यूक वार्म बयान थे, क्योंकि दुनिया के हर देश जानते हैं अमेरिका के पास सैनिक ताकत है, आर्थिक ताकत, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक राह पे चल पड़े हैं, कोई भी देश उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। That's right, sir.